डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वह है एड्स। एड्स का मतलब होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड का मतलब कि जो जन्मजात ना हो, इनहेरेंट ना हो। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाए। सिंड्रोम का मतलब सेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम इस तरीके से डेफिशिएंट हो जाए कि जिसकी वजह से उसमें कई प्रकार के अलग अलग बीमारी के लक्षण उभरने लगें, तो इसे कहेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये तब होता है कि जब किसी वायरस का हमला होता है शरीर पर, और वो जो वायरस होता है कि जिसकी वजह से सिंड्रोम होता है वो होता है HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV का हमला होने पर यह स्थिति पैदा होती है, एड्स। अब ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो वायरस है, ये वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1981 में US में फिलाडेल्फिया के कुछ पेशेंट्स में। तो फिलाडेल्फिया प्रोविंस के कुछ पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास आए तो वो काफ़ी लीन थे, थिन थे, और उनको कई प्रकार के इन्फेक्शंस थे, कुछ लोगों में कैंसर भी था। जब एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि इनको कोई वायरल इन्फेक्शन है, और बाद में फिर जा कर के ये पता चला कि ये और कुछ नहीं है बल्कि HIV है। तो जो HIV है, इसका HIV-1 का जो स्ट्रेन है ये आइसोलेट हुआ था 1984 में। HIV-2 का स्ट्रेन आइसोलेट हुआ था 1986 में। इंडिया में पहली बार एड्स का पेशेंट चेन्नई में रिपोर्ट हुआ था 1986 में। तो 1986 में पहली बार इंडिया में एड्स का केस रिपोर्ट हुआ था। आप देख सकते हैं कि HIV के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, HIV-1, HIV-2। ये HIV वायरस की लेंटीवायरस सब फैमिली का मेंबर है, जो कि असल में एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब होता है जिसका जीनोम RNA हो। तो HIV में जीनोम RNA होता है, इसमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं रेट्रोवायरस। इस वायरस का साइज 120 नैनोमीटर के आसपास होता है। HIV 2 टाइप्स का है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, HIV-1, HIV-2। इन दोनों में HIV-1 के कई सब टाइप्स हैं, ये A से लगाकर J तक कई सब टाइप्स हैं इसके। HIV-1 सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, और अधिकतर जगहों पर जो इन्फेक्शन है वो HIV-1 का इन्फेक्शन है। HIV-2 इतना कॉमन नहीं है, और इसका इन्फेक्शन इन जनरल हम अफ्रीकन कंट्रीज में देखते हैं। अब ये वायरस पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये वायरस कई प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, और कुछ फ्लूइड्स में नहीं भी पाया जाता। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशंस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में होता है, प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स के आसपास होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड एंड बॉडी टिश्यूज। तो ये कई जगहों पर पाया जाता है, और कई जगहों पर ये नहीं भी पाया जाता। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये फीसिस में, नेजल सिक्रीशन में, स्पूटम में, स्वेट, टीयर्स, यूरिन, वॉमिट, सलाइवा, इन चीज़ों में नहीं पाया जाता। अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में बहुत थोड़े से अमाउंट में हो सकता है, लेकिन इसका अमाउंट इतना कम होता है कि इसकी वजह से इन जनरल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन नहीं फैलता। तो आपने ये देखा कि कई अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं कि जिनके अंदर ये होता है, और कई ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनमें ये नहीं भी होता। और एक बात ध्यान देने की है कि मॉस्किटो बाइट के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचता। अब पर ml वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में HIV पार्टिकल्स कितने होते हैं, इसके हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये होता है ब्लड में। तो 18,000 पार्टिकल्स ब्लड में, सीमेन में 11,000, वजाइनल फ्लूइड के अंदर 7,000, एमनियोटिक फ्लूइड में 4,000, सलाइवा में केवल 1। तो इस तरह से आपने देखा कि सलाइवा में ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका नंबर बहुत कम होता है तो इसीलिए कहा जाता है कि इन जनरल ये सलाइवा के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस किस में हैं, किसके थ्रू हैं? आप देख सकते हैं कि ब्लड, सीमेन, वजाइनल फ्लूइड,
इनके अंदर इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इस तरह के फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस वायरस के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये HIV का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली जो पूरी लेयर है, ये जो पूरी लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर असल में होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जिस होस्ट को वायरस इन्फेक्ट करेगा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ले करके ये बाहर निकलेगा, और इस तरह से वायरस में सबसे बाहर जो लेयर हम देखते हैं ये असल में होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्टडेड हैं। तो एक ये ग्लाइकोप्रोटीन है GP41, दूसरा ये ग्लाइकोप्रोटीन है GP120। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में GP41, GP120 पाया जाता है। इसके अंदर की ओर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P17 नामक प्रोटीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये P17 है। P17 के बाद में फिर और अंदर अगर देखा जाए तो ये P24 की लेयर है, प्रोटीन 24, P24 की पूरी लेयर आप देख सकते हैं, ये P24 है जो कि इसका कैप्सिड बना रही है। और इसके अंदर मौजूद हैं 2 RNA के स्ट्रैंड्स। तो 2 RNA के स्ट्रैंड्स आप देख सकते हैं, ये 2 इसमें RNA के स्ट्रैंड्स हैं। तो ये 2 RNA स्ट्रैंड्स हो गए। याद रखिए डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं है बल्कि 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो दीज आर द 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो ये 2 सिंगल स्ट्रैंड्स हैं RNA के, ये डबल स्टैंडर्ड RNA इनको हम नहीं कहेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज। ये सारे एंजाइम्स वायरस के, जब ये वायरस किसी सेल के अंदर, होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। कई सारे अलग अलग काम ये करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की एपिडेमियोलॉजी की बात करें, यानी कि आबादी में, पॉपुलेशन में किस तरह से फैलता है, तो मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले ये ज़्यादा है। अगर पूरी आबादी की बात करें, पूरी दुनिया की आबादी की बात करें, तो मेल्स जो हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड लोगों को ज़्यादा होगा या यंग को ज़्यादा होगा। ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी एथनिक ग्रुप को हो सकता है। ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, नीग्रोइड, कॉकोसॉयड, किसी भी ग्रुप को ये हो सकता है। दुनिया के लगभग सारे के सारे देश, ऑल एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है, अपने ही देश के सारे एरिया, तो दुनिया के लगभग सारे देश इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो डेथ का कारण है वो है अनइंटेंडेड इंजरीज। दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ डेथ्स। दुनिया में जो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, दैट इज एड्स। एड्स जो है ये डेथ का सेकंड लीडिंग कॉज है। और जो थर्ड कॉज है डेथ का, दैट इज द हार्ट डिजीज। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण, डेथ का कॉज, दैट इज दिस एड्स। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये वायरस किस तरीके से एक पर्सन में एंटर कर सकता है। तो कई प्रकार के फ्लूइड्स के अंदर ये होता है। अगर ये फ्लूइड्स किसी तरह से एक्सचेंज होते हैं तो ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। जैसे कि पहला नंबर आता है सेक्सुअल कांटेक्ट। तो सेक्सुअल कांटेक्ट की बात की जाए तो ये होमोसेक्सुअल्स में हो सकता है, जैसे कि मेल्स टू मेल्स या फीमेल्स टू फीमेल्स, या फिर हेटेरोसेक्सुअल्स में हो सकता है, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। तो ये तो इसका सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया। दूसरा है ब्लड एक्सपोजर। आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर ये हो सकता है अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, या अगर ड्रग अब्यूजर्स जो नीडल्स हैं अगर शेयर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टेमिनेटेड नीडल की वजह से, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। अगला नंबर आता है पेरीनेटल। पेरीनेटल में क्या है कि इसमें ये मदर से बेबी को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिपोर्टेड है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई समस्या नहीं है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मदर से फीटस के अंदर एंटर नहीं करता। मदर से फीटस में एंटर नहीं करता है क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई लेजन हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो यहां से हो करके, प्लेसेंटा से हो करके फीटस में एंटर कर सकता है। ये इन जनरल इन्फेक्शन पैदा तब करता है अगर मान लो मदर HIV पॉजिटिव है तो, कि जिस समय पार्टुरेशन होता है उस समय प्लेसेंटा रप्चर होता है,
और जब ये प्लेसेंटा रप्चर होता है उस समय मदर का ब्लड अगर किसी भी तरीके से फीटस के कांटेक्ट में आता है तो इस वजह से ये फीटस आगे जाकर जो नियोनेट होगा वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो कोलेस्ट्रम होता है, उस कोलेस्ट्रम के अंदर जो मिल्क होता है, मदर्स मिल्क, ठीक है, उसमें क्या है कि उसके अंदर भी ये वायरस होता है। तो अगर मदर जो है ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, HIV पॉजिटिव मदर अगर ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, तो ये भी बच्चे के अंदर हो सकता है। तो ये जो रूट्स हैं दे आर द पेरीनेटल रूट्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्टूरिशन और इसके अलावा ब्रेस्ट फीड करने की वजह से ये मां से बच्चे में हो सकता है। कुछ और भी तरीके पॉसिबल हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, या जो लेबोरेटरी वर्कर्स हैं कि जो रिसर्च करते हैं HIV पर, इनमें भी अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं वायरस के तो इनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ दूसरे रूट्स भी हैं, जैसे HIV पॉजिटिव पर्सन अगर है और उसके ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो जो रिसिपिएंट है उसको भी HIV हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड से अगर सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनालिक्यूली, तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। अगर गलती से निडल प्रिक कर जाए, निडल प्रिक हो जाए HIV पॉजिटिव पर्सन के ब्लड से कॉन्टेमिनेटेड, तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये कुछ और तरीके हैं कि जिनसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये वायरस पहुंच सकता है। ये एक प्रेजेंटेशन है कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में HIV एड्स का इन्फेक्शन जो है कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है इसकी वो है अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी जो सदर्न पार्ट है इसका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एड्स के मामले होते हैं, देखे गए हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि दुनिया में बस कुछ एक ही ऐसी जगह होंगी कि जहाँ पर इसका मामला ना हो, अदरवाइज पूरी दुनिया में ही इन्फेक्शन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम।